नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आशुतोष और इस वीडियो के अंदर हम जो एनिमल फिजियोलॉजी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनिमल फिजियोलॉजी का बेसिक मतलब ये है कि जितने भी आपके तंत्र होते हैं शरीर के अंदर वो सारे तंत्र हम पढ़ेंगे इसके अंदर, चाहे वो पाचन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो और आपका परिसंचरण हो जिसके अंदर आप हार्ट वगैरह पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम जो प्रजनन तंत्र है वो पढ़ेंगे और एक समन्वयन यानी कि कोऑर्डिनेशन के लिए अपन जिसके अंदर हार्मोन वगैरह वो देखेंगे। तो ये अपन इसके लिए एनसीईआरटी यूज़ कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 11th के अंदर ये दे रखा है और ये सभी परीक्षाएं वो सब परीक्षाएं जो जिसके अंदर आपके जो शरीर विज्ञान आता है अगर वो है तो उसके लिए कारगर होगा, चाहे वो रीट हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो, चाहे वो आपका एफएसओ के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, और आरएस के अंदर भी इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, या और भी कोई सेकंड ग्रेड है आपके अगर उनके अंदर ये पार्ट है तो आप इसको देख सकते हैं। मेरा नाम है आशुतोष, मैं लैब असिस्टेंट हूँ। लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में मेरी 4th रैंक थी। उसके अलावा मैंने आरएस के मेंस भी लिखे हैं और आईबीपीएस के मेंस भी दिए हैं और भी कुछ एग्ज़ाम दिए हैं। चलिए अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि अपन एनसीईआरटी से क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, आजकल जितने भी एग्ज़ाम देखने को मिल रहे हैं उनमें जो स्टैंडर्ड सोर्स है वहीं से एग्ज़ामिनर क्वेश्चन बना रहा है। या तो वो अगर आपने पढ़ रखा है तो वो आ जाएगा, या फिर वो ऐसे फैक्ट पूछ रहा है जो फिर नहीं आएगा। इसलिए आपको स्टैंडर्ड सोर्स जैसे कि एनसीईआरटी हो गया, आरबीएससी की जो बुक्स हैं वो हो गया, ये पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है आशुतोष चारण नाम से ही, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर हम बहुत सारे अपडेट्स देते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाचन एवं अवशोषण, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर बेसिक्स अपन पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन, उसके बाद पूरा जो बाकी का पार्ट है वो पार्ट 2 में करेंगे। वीडियो लगभग 20 मिनट के आसपास का होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं कि भाई जो फूड जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो क्या होता है। तो बता रहे हैं कि भोजन के जो मुख्य अवयव है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये मुख्य अवयव है, मेन ये होते हैं। और भी होता है लेकिन वो कम मात्रा में, जैसे कि वाइटामिन हो गए और खनिज लवण हो गए, ये जो है वो कम मात्रा में हमें चाहिए होता है। तो भोजन के अवयव तो ये भी हैं लेकिन ये इनकी मात्रा कम आवश्यकता होती है। इसके अलावा जल, ये भी भोजन का एक भाग होता है और ये एक प्रकार से जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती है उनमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और शरीर को निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन होने से रोकता है। ओके, उसके अलावा जो भी हम भोजन से होता क्या है, भोजन से हमें एनर्जी मिलती है। भाई कोई भी अगर एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन पूछे कि हम भोजन क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए अपने को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी अपने को मिलती है फूड से, ठीक है ना। और जो हम कच्चे कायिक पदार्थ जो हम प्राप्त होते हैं जो वृद्धि और उत्तकों के मरम्मत के काम में आते हैं। भोजन से एक तो हमें मिल गई ऊर्जा, और कुछ ऐसे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनसे एक तो होती है अपनी वृद्धि और एक उत्तकों की मरम्मत। तो ये 2 काम भोजन के हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना सकते हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके अलावा जैसे पाचन तंत्र अपन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा जो शरीर है, जो भोजन में उपलब्ध जैव रसायन है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, है ना, आपका प्रोटीन हो गया, आपके फैटी एसिड्स हो गए, वसा हो गई, उनको मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता डायरेक्टली। वो वहाँ से प्रोटीन है तो प्रोटीन से वो यूज़ नहीं कर पाएगा बॉडी, तो उसको मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या करता है कि जटिल जो पोषण पदार्थ हैं, जो जटिल हैं, कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि 3-4 प्रकार के होते हैं, है ना, आगे अपन पढ़ेंगे, है ना, तो वो आगे बढ़ेंगे। जो जटिल जो भाग है, कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स को सिंपल करने का काम करता है। बेसिकली ये ध्यान रखना है, जटिल को सरल बनाने का काम अपना पाचन तंत्र कर रहा है। जो जटिल पोषक पदार्थ है जो अवशोष
वो जो अवशोषण नहीं कर सकता, अपने बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उसको अवशोषण योग्य बनाने और सरल रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। यानी एक कोई चीज़ है जिसको अपनी बॉडी नहीं ले पा रही है, लेकिन उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ए फॉर्म में जिसमें बॉडी नहीं ले सकती, लेकिन उसको बी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको बॉडी ले सकती है। तो ये जो प्रोसेस है यही डाइजेशन है। सिंपल सी बात इतनी है। ओके। और इसके अंदर मैकेनिकल यांत्रिक भी है और रासायनिक विधियां, दो प्रकार की क्रियाओं से संपन्न होता है। देखिए क्वेश्चन जब बनेगा ना एग्जाम में, तो वहां पर जब अपन पूरा पढ़ के जाएंगे पर ये लाइन दे दी कि पाचन तंत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल है, तो ये यांत्रिक पे ध्यान जाएगा नहीं, जबकि यांत्रिक क्रियाएं भी शामिल होती है और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाचन तंत्र किसका बना है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है पर यहाँ भी गलती हो सकती है। पाचन तंत्र दिमाग में एक ही बात आएगी, आहार नाल। पाचन तंत्र का मतलब क्या है? आहार नाल। लेकिन नहीं, आहार नाल के साथ सहायक ग्रंथियां भी है, इन दोनों से मिलकर पाचन तंत्र बना होता है। देखिए कितनी छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी में लिखी होती है और हम उसको कभी पढ़ते नहीं है, सीधे बड़े बड़े 500 पेज की गाइड पढ़ने लग जाते हैं, जबकि क्वेश्चन अपने यहाँ से आते हैं। चलिए अब आहार नाल का अपन एक देख लेते हैं भाई। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हो गए, सहायक ग्रंथि और आहार नाल। अब आहार नाल को देखेंगे सबसे पहले। अब आहार नाल का एक बार मैं क्रम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका मुख, मुख के बाद मुख गुहा, मुख गुहा में दांत हैं और जीवा है, आपकी जीभ है। दांत और जीवा हो गई। उसके बाद आती है ग्रसनी। ग्रसनी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आती है और रेस्पिरेशन में भी काम आती है, इसलिए कॉमन है ये। ग्रसनी के बाद ग्रसिका, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ग्रसनी है और फिर ग्रसिका है। उसके बाद आता है आमाशय, उसके बाद छोटी आंत और उसके बाद बड़ी आंत और उसके बाद गुदा, एनस। तो ये अपने एक क्रम है, आपको एक क्रम भी पता होना चाहिए। चलिए अब अपन पढ़ते हैं इसके। तो मुख, मुख गुहा में खुलता है और दांत, और मैंने आपको बता ही दिया पेशी जीवा होती है। दांत जो है ना, एक जबड़े में एक सांचा होता है, वहां लगे होते हैं। और इस प्रकार मतलब दांत सीधे कोई जबड़ा बनाओ, जबड़े के अंदर ऐसे लगा होता है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसको कहते हैं गर्तदंती, थिकोडेंट। ठीक है ना। और दांत आपको पता है दो बार आते हैं, तो एक बार दूध के दांत, एक बार स्थायी दांत। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? द्विबारदंती। तो मानव की जो दांत है उसमें दो कैरेक्टर मिलते हैं, गर्तदंती और द्विबारदंती। गर्तदंती और द्विबारदंती। चलिए ये डायग्राम है, इसके अंदर तो आप बेसिकली चीजें जानते ही हैं, और कुछ अभी लास्ट में और अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि ग्रसनी देखिए यहाँ पर है, और यहाँ जब रेस्पिरेशन होगा तो वहां भी ये दोनों में आता है, ये कॉमन है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। और ग्रसिका उसके बाद का है। उसके बाद ये आमाशय हो गया, जे शेप में होता है। उसके बाद ये आपका अग्नाशय, फिर ये छोटी आंत, बड़ी आंत। अभी जब एक एक को पढ़ेंगे उस टाइम इनको देखते जाएंगे। लास्ट एक्सटर्नल ओपनिंग आपकी एनस हो गई। चलिए अब जब देखेंगे तो वापस इस डायग्राम पर अपन आएंगे। चलिए अब दांत कितने होते हैं? 32 टाइप्स, 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है ना। और ये जो आपके दांत हैं, आपके चारों इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ऊपरी और निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की संख्या है ना, इनका जो क्रम होता है उसको अपन कहते हैं दंत सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भाई। ये इसका दंत सूत्र मानव का आपको याद रखना 2 1 2 3 होता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ये होता क्या है भाई। ये बता देते हैं दंत सूत्र ये होता है, पर बेसिकली है क्या? देखिए ये जैसे आपका माउथ है, ये आपके नीचे के दांत है और ये ऊपर के दांत है। तो इसके अंदर जो बिल्कुल सेंटर से कोई भी एरिया पकड़ लो, चाहे ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, इधर से ये ले लो, ये ले लो, इसमें सेंटर से लेकर यहां तक ये जो लोकेशन है, इसके अंदर जो उनका क्रम होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? उसी को अपन दंत सूत्र कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आधे नीचे या ऊपर लिखा है, निचले जबड़े, ऊपरी एवं निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में। हाँ, क्योंकि अपन दोनों जब लिखेंगे ना 2 1 2 3, 2 1 2 3, तो इसमें ऊपरी जबड़े की बात हो रही है, नीचे वाले जबड़े की बात हो रही है। तो ऊपर वाले जबड़े में सेंटर से लास्ट तक या सेंटर से लास्ट तक, और फिर नीचे वाले जबड़े में सेंटर से लास्ट तक और सेंटर से लास्ट तक। ये जो क्रम है वो अपना दंत सूत्र। क्रम भी इसी ऑर्डर में है, देखिए आप 2 1 2 3, यानी कि अपने मुख के अंदर, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ पर। मुख के अंदर जैसे शुरू करें अपन, ऊपर दंत सूत्र क्या है? 2 1 2 3। इसका मतलब सबसे पहले इंसिजर 2 होंगे, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर
और फिर ये मोलर, ये इस क्रम में लगा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनेमल क्या होता है? इनेमल दांतों के ऊपर सतह होती है जो भोजन को चबाने में हेल्प करती है। जीवा स्वतंत्र घूमने योग्य एक पेशी अंग है पहली चीज, और मुख गुहा की जो आधार होती है फ्रेनुलम के माध्यम से जुड़ी होती है, मुख गुहा के आधार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और जीवा के ऊपर जो छोटे छोटे उभार होते हैं वो पेपिला होते हैं, और उनमें कुछ जो स्वाद कलिकाएं होती है, तभी अपने को वहां से टेस्ट जो होता है, स्वाद का जो ज्ञान होता है वो उन स्वाद कलिकाओं के माध्यम से होता है। चलिए अब अपन पढ़ेंगे ग्रसनी। ग्रसनी हमने पढ़ा है भोजन और वायु, रेस्पिरेशन दोनों का ही पथ है। फिर आता है घाटी ढक्कन वहीं पर, क्योंकि भाई जब फूड जब जा रहा है, आप निकल रहे हो, और जब ये जो पाथ है दोनों के लिए कॉमन है, अगर गलती से भोजन जो है अगर आपकी श्वास नली में चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए उसको ढकने के लिए भोजन को निकलते समय घाटी ढक्कन नामक एक स्ट्रक्चर होती है जो भोजन को निकलते समय श्वास नली में प्रवेश होने से रोकती है। ग्रसनी के बाद ग्रसिका लंबी है, गर्दन, वक्ष और मध्यपट यानी कि डायफ्राम से होते हुए जे आकार के आपके आमाशय में खुलती है। ग्रसिका का आमाशय में खुलना, ग्रसिका का आमाशय में खुलना एक अवरोधिनी, एक बैरियर होता है, उससे कंट्रोल होता है। आमाशय जो है कहाँ लोकेट होता है? तो आमाशय जो है लेफ्ट साइड में होता है, ऊपरी बाएं भाग में, और 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है इसको, है ना। तो देखिए जठरागम, फंडस और जठर निर्गम, जठरागम, फंडस और जठर निर्गम। तो और ये आगे जाके कहाँ खुलता है? छोटी आंत में। एक बार अपन डायग्राम देखेंगे इसका। देखिए जठरागम, फंडस और जठर निर्गम, ये 3 भाग इसके। जठरागम को इंग्लिश में कार्डिया भी कहते हैं, और पाइलोरिक पार्ट कहते हैं अपन इसको, इसका जो जठर निर्गम भाग है, बाकी फंडस तो इंग्लिश वर्ड ही है। और देखिए लगभग जे शेप दिख रहा है आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आमाशय के कितने भाग हो गए? जठरागम, फंडस, जठर निर्गम। इंग्लिश में भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर आता है अपनी छोटी आंत। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सी आकार की ग्रहणी, फिर है अग्र कुंडलित मध्य भाग अग्र क्षुद्धांत्र, और लंबी कुंडलित क्षुद्धांत्र। तो ये 3 नाम याद रखने हैं, और इसके आप इंग्लिश में भी नाम याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश में हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो इंग्लिश में आपका जो 3 नाम है डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है ना। जो ग्रहणी है वो ये रही, अग्र शुद्धांत्र ये रहा, और क्षुद्धांत्र अभी हमने पढ़ के आए। तो ये थोड़ा सा इंग्लिश का टर्म भी याद रखना, ताकि आपको एग्जाम में अगर हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जेजुनम लिख के दे दे हिंदी में, ऐसे कई बार ऐसा भी होता है, इसलिए मैंने इंग्लिश के टर्म्स भी यहाँ पर लिख दिए। चलिए ये जो क्रम मैंने बताया आपको, देखिए इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, एंड मोलर, ये कितने हैं? देखिए 2, फिर 1, फिर 2 और ये 3, इसलिए वो क्रम क्या है? इस प्रकार है। चलिए हमने ये पढ़ लिया छोटी आंत। उसके बाद अपन पढ़ेंगे आमाशय का ग्रहणी में जो निकास होता है वो जठरा निर्गम अवरोधिनी के द्वारा होता है, ये भी ध्यान रखना है। फिर क्षुद्धांत्र कहाँ खुलेगा? ऑब्वियस सी बात है, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत के भी 3 भाग, अंधनाल, वृहदांत्र और मलाशय। अंधनाल, अंधनाल क्या होता है? अंधनाल एक छोटा सा थैला है जिसके अंदर सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं। सहजीवी, ये बहुत अच्छी चीज है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से सेगमेंट में आपको सहजीवी सूक्ष्म जीव देखने को मिलते हैं? तो अंधनाल में। अंधनाल से एक चीज निकलती है, इसका नाम है, एक प्रवर्त जैसा होता है अंगुलीनुमा, जिसका नाम है परिशेषिका, और ये अवशेषी अंग है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं अपन, कि लोग अपन सुनते हैं ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया है, तो वो जो चीज है वो ये है। चलिए अन्नाल जो है फिर आगे खुलेगी बड़ी आंत में, और वृहदांत्र जो अपन बड़ी आंत है नहीं वृहदांत्र की, ये बड़ी आंत नहीं लिखा है, वृहदांत्र लिखा होना चाहिए यहाँ पर, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि अंधनाल तो खुद ही एक बड़ी आंत का ही भाग है। तो वृहदांत्र जो आगे आ गया, वृहदांत्र खुद 4 भागों में विभाजित होता है, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्माब, ठीक है। और जो आपका अवरोही भाग है वो आगे मलाशय में खुलता है, जो मलाशय आगे एनस में खुलता है। तो हमें ये सारे भागों के नाम याद होने चाहिए। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आमाशय के अंदर 3 भाग होते हैं, आपका जठरागम भाग, फंडस, जठर निर्गम। छोटी आंत में आपका देखो डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, यहाँ मैंने इंग्लिश में टर्म्स लिखी है। बड़ी आंत में टर्म्स इंग्लिश में यहाँ भी लिखी हुई, देखो सीकम, कोलोन और
रेक्टम, ये मलाशय है, ये आपका वृदांत्र है और ये आपकी अंधनाल है। यहीं पर आपके सजीवी जीव पाए जाते हैं और जो परिशेषिका जो अपेंडिक्स है वो भी यहीं पर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए उसके बाद अपन बात करेंगे कि भाई अगर आप आहार नाली है पूरी, अगर अपनी आहार नाल है इसको अगर अपन काटें ऐसे, तो इसके जब स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर में कितनी लेयर्स इसके अंदर मिलेगी, इधर से भी देखें और इधर से देखेंगे, अगर इसको सेक्शन काट के देखेंगे अपन तो क्या देखने को मिलता है। तो इसका डायग्राम आप यहाँ से देखिए, ये एक नली है, इस पाइप की एक साइड से अपन देख रहे हैं, जैसे ये नली आहार नाल है और इसका ये सेक्शन काटा और आप इधर साइड से देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्या क्या दिखता है वो यहाँ पर दिखाया गया, बीच का जो स्पेस है वो ये रहा। ठीक है ना, ये एक डायग्राम है। तो अपन इसको क्रम से पढ़ लेते हैं। आहार नाल जो इसके 4 लेयर होते हैं, देखिए आहार नाल की ग्रसिका से मलाशय तक, ये ध्यान रखना है, 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से? सीरोसा, मस्क्यूलेरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। अब सबसे बाहर कौन सा है? तो सीरोसा सबसे बाहर ही होता है। इसमें क्या होता है? एक पतली मीजोथेलियम और कुछ संयोजी उत्तक, 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, मीजोथेलियम और कुछ संयोजी उत्तक से। मस्कुलरिस, मसल्स नाम आ रहा है, मतलब क्या होगा? पेशियां होगी। तो इसके अंदर आंतरिक, अंदर की साइड तो वर्तुल पेशियां हैं यानी कि सर्कुलर है, और बाहरी अनुदैर्ध्य पेशियां। मस्कुलरिस में बाह्य अनुदैर्ध्य होती है और आंतरिक वर्तुल होती है। तो यहाँ पर भी कंफ्यूज दे सकता है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन देके यहाँ पे कंफ्यूज करा सकता है कि मस्कुलरिस भाग में बाह्य को दे देगा वर्तुल और आंतरिक को दे देगा अनुदैर्ध्य, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में गलत करा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए फिर आता है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा लेयर क्या होती है? सबम्यूकोसा के अंदर ब्लड, लसिका और तंत्रिका की युक्त, मतलब इन तीनों को मिलाकर एक मुलायम, ये जो है कनेक्टिव टिश्यू के भाग हैं, ये मुलायम कनेक्टिव टिश्यू के भाग है, संयोजी उत्तक के भाग है। तो सबम्यूकोसा में क्या होता है? ब्लड, लसिका और तंत्रिकाएं होती है। फिर ग्रहणी में, ग्रहणी कहाँ पढ़ा अभी हमने? अभी जस्ट पढ़ के आए, ऊपर देखिए आप ग्रहणी, ये रही ग्रहणी छोटी आंत के अंदर। ठीक है ना, तो याद रखना है ऐसे, वरना जब पहले वाला कोई टर्म आए तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कहाँ पर आपने ये चीज याद की है। चलिए कहाँ थे अपन? हाँ, ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में पाई जाती है। आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत कौन सी होगी? म्यूकोसा बची है। यह क्या होती है? यह आमाशय में, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आमाशय में तो बनाती है अनियमित वलय और छोटी आंत में बनाती है अंगुलीनुमा प्रवर्ध, जिनको कहते हैं अपन अंकुर या विलय। अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं। अंकुर जो है उनकी सतह पर जो स्थित कोशिकाएं होती है वहां से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। ये माइक्रोविलाई इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है, और यह रूपांतरण क्या होता है कि सतही क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो छोटी आंत होती है उसमें अंगुलीनुमा प्रवर्त तो होते ही हैं, मतलब कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी इस प्रकार की, और उसके ऊपर कुछ ऐसी बहुत सारी छोटे 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 बॉर्डर टाइप ऐसी स्ट्रक्चर होती है। उससे क्या होता है कि जो आपका ब्रश होता है ना, वो ब्रश को नॉर्मल, अगर अपन नॉर्मल ब्रश लें तो वो बहुत ही कम चीज़ें पानी वगैरह एब्जॉर्ब कर पाएगा, लेकिन उस पर अपन बहुत, आपको पता है बहुत सारे ऐसे हेयर्स होते हैं, उससे होता है क्या है, वो बहुत सारा कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो छोटी आंत का काम यही है भाई, छोटी आंत को पाचन करना है, पाचन करने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ों का अवशोषण करना पड़ेगा। तो ये अवशोषण करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको याद ये रखना है कि विलाई या माइक्रोविलाई पाए कहाँ जाते हैं? तो छोटी आंत। और ये करते क्या है? ये अवशोषण करने का काम करते हैं, और ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ाकर ये अवशोषण का काम करते हैं। चलिए 18 मिनट के आसपास अपन पहुंच गए हैं, काफ़ी धीरे चल रहे हैं, समझाने में टाइम लग जाता है कभी कभी। ये देखिए सबसे बाहर सीरोसा, फिर आपकी मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, और म्यूकोसा और आंतरिक गुहा। चलिए सबसे बड़ी, एक बड़ी लसिका वाहिनी भी होती है जिस पर लेक्टियल कहते हैं जिसको, और म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं भी होती है। म्यूकोसा की उपकला कलश कोशिकाएं जो म्यूकस का स्त्रवण करती है। ठीक है ना, म्यूकोसा आमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के बीच लीबरकून प्रगुहिका भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। तो ये कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं कि भाई ये जैसे कलश कोशिकाएं होगी, पूछ लेगा इनका काम क्या है, तो म्यूकस का स्त्रवण करना। ठीक है ना, और लीबरकून या प्रगुहिका जो है
ये कहाँ स्थित होती है? तो ये आमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधार पर स्थित होती है, तो ये ध्यान रखना है। पाचन ग्रंथियां, थोड़ा सा पाचन ग्रंथियां और देख लेते हैं अपन। तो पाचन ग्रंथियां 3 है आपके सिलेबस में, लार, यकृत और अग्नाशय। लार 3 है, लार भी 3, लार ग्रंथियां फिर अपने आप में 3 जोड़ी है, 3 जोड़ी है, 3 नहीं है, 3 जोड़ी, ठीक है। कर्णपूर्व, अधोजंब और अधोजिह्वा, कर्णपूर्व, अधोजंब और अधोजिह्वा, ये अपन वहां देखते हैं डायग्राम के अंदर। ये देखिए कर्णपूर्व कान के यहाँ पर, कई बार आप देखते हैं कि ये जो यहाँ पर सूजन आ जाती है वो इसी कारण आती है। फिर अधोजंब और अधोजिह्वा यहाँ पर ये रही, तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मैंने आपको बता दी। काम क्या करेगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, काम क्या करेगी? लार बनाएगी और लार मुंह गुहा में पहुंचाएगी। फिर आती लिवर, इंपॉर्टेंट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये पहला क्वेश्चन यही बनेगा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? इजी क्वेश्चन। 1.2 to 1.5 किलोग्राम इसका वेट होता है और डायफ्राम के ठीक नीचे लोकेट होता है। 2 इसकी पालियां होती है और दोनों जो पालियां होती है वो यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो यकृत की पालियां होती है और उसके अंदर यकृत कोशिकाएं जो होती है वो रज्जु की तरह व्यवस्थित होती है। प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है, जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। यानी जो लोब है उसकी जो कवरिंग है बाहर की तरफ, ये जो बाहर की कवरिंग, उसको क्या कहेंगे? ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। यकृत की कोशिकाओं से क्या होगा? पित्त का स्त्राव होता है भाई, और जो यकृत नलिका से होते हुए पित्ताशय में सांद्रित और जमा होता है। यानी जो पित्त है वो यकृत से निकलकर यकृत नलिका के माध्यम से निकलता है और एक थैली होती है, उसका नाम है पित्ताशय, उसमें जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। पित्ताशय की जो नलिका होती है यकृतीय नलिका से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है, ठीक है ना। जो मूल पित्त वाहिनी है, यकृत की जो वाहिनी है और पित्ताशय की जो वाहिनी है, देखिए ये तो है आपका पित्ताशय, इधर है आपका यकृत। तो यकृत से ये वाहिनी आ रही है और ये पित्ताशय की वाहिनी आ रही है, और ये दोनों जहां पर मिली उसको क्या कहा? मूल यकृत वाहिनी, मूल यकृत वाहिनी, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। पित्ताशय नलिका, अग्नाशय नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशय वाहिनी द्वारा ग्रहिणी में, ये इंपॉर्टेंट है, ये खुलती कहाँ है? ग्रहिणी में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ग्रहिणी के अंदर इनकी ओपनिंग होती है और वहां पर एक अवरोध होता है, उसका नाम है ओडी की अवरोधिनी। ओडी की अवरोधिनी से नियंत्रित होती है। कहने का मतलब ये है कि जो पित्ताशय नलिका है आपकी, पित्ताशय से नलिका जो आ रही है, पित्ताशय की नलिका और आगे आपके अग्नाशय की नलिका, दोनों मिलकर यकृत अग्नाशय वाहिनी, देखिए यकृत अग्नाशय से ये रही अग्नाशय नलिका आ रही है और ये यहाँ पर ये आती हुई यहाँ और यहाँ ये जब मिली, ये जो है इसे दे रखा होगा, हाँ ये रहा यकृत अग्नाशय वाहिनी, ये दोनों जहाँ मिल रही हैं क्या बना देगी? यकृत अग्नाशय वाहिनी। और खुलेगी किसमें? ये ग्रहिणी में। और यहाँ अवरोध को कौन सा होगा? ओडी की अवरोधिनी, याद रखना है, ओडी की अवरोधिनी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अग्नाशय। अग्नाशय, हाँ, यू, ग्रहणी का आकार यू का होता है। यू आकार की ग्रहणी के बीच एक लंबी ग्रंथि है जो बहिस्त्रावी भी है, अंतस्त्रावी भी है, आपने पढ़ा होगा पहले भी। ऐसी ग्रंथि जो दोनों प्रकार की होती है। बहिस्त्रावी भाग से क्या निकलता है? क्षारीय अग्नाशयी स्त्राव निकलता है और जिसमें एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और आंतरिक अंतस्त्रावी भाग से अपन पढ़ेंगे हार्मोन वाले चैप्टर में, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन निकलता है, ठीक है। चलिए अब अपन थोड़ा सा, टाइम शायद ज़्यादा हो गया है तो इसको अपन 3 पार्ट में कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो अभी इसको यहीं तक ख़त्म करते हैं। आप से अनुरोध है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल आशुतोष चारण को ज्वाइन करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इसके अलावा हम राजस्थान अध्ययन की भी एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसके अंदर हम आरबीएससी की जो बुक्स हैं उसकी भी क्लास ले रहे हैं, जिसके जहाँ से राजस्थान जीके जो है वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लें, हमने अपलोड कर रखा है। बाकी जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।